नमस्कार बच्चों, ईशा ईराइज ऐप में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पादपों में जनन के बारे में पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम मानव में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पिछला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अच्छी लैंग्वेज और सुसज्जित नोट्स हैं। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। देखिए बच्चों, ये 10th क्लास का चैप्टर 10 जीवों में जनन या जीव जनन कैसे करते हैं, उसको हम पहला पार्ट पादपों में प्रजनन, जनन की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। कि मानव में जनन क्रिया किस प्रकार से होती है और कब प्रजनन के लिए परिपक्व होते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव में लैंगिक जनन होता है। जनन दो प्रकार के आपको बताए थे, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकल जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। नर जनक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक भाग लेते हैं। उच्च वर्ग के जंतुओं में हमेशा लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव उच्च वर्ग के जंतुओं में शामिल है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु एवं अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। यौवन अवस्था का आरंभ कहते हैं। जब नर में शुक्राणु बनने लग जाएं एवं मादा में अंडाणु बनने लग जाएं तो ये माना जाता है कि यौवन अवस्था का आरंभ हो चुका है। यौवनारंभ पर शरीर में होने वाले परिवर्तन। जब यौवनावस्था प्रारंभ होती है, यौवनारंभ प्रारंभ होता है, तब शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बाहरी परिवर्तन एवं आंतरिक परिवर्तन। बाहरी परिवर्तन के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे किशोरों के एक समान किशोरों के अंदर अंडर आर्म्स या कांख के अंदर बालों का आना एवं जन्नांगों के ऊपर गहरे बालों का होना। त्वचा का तेलीय होना एवं मुंह से निकलना। किशोरों के अंदर कांख एवं जन्नांगों के पास गहरे बालों का उगना। ये दोनों मैं अलग अलग प्रकार से आपको बताऊंगा। मैं त्वचा का तेलीय होना एवं मुहासों का निकलना। अपनी स्किन जो होती है वो तेलीय हो जाती है और चेहरे पे मुहासे वगैरह निकलने लगते हैं। लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, देखिए। स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। 12-13 साल की जब लड़कियां होती हैं उनमें रजोधर्म होने लगता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछ का निकलना। जब यौवनावस्था का आरंभ होता है तो लड़कों के अंदर चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। आवाज का भारी होना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है और ये एक निश्चित आयु के बाद ही ऐसा होता है। अपवाद स्वरूप तो कुछ हो जाता है ऐसा कि यौवनारंभ से पहले भी दाढ़ी मूछ आने लग जाती हैं, लेकिन एक निश्चित एज होती है कि लड़कियों में 12 से 14 साल की उम्र के अंदर एवं लड़कों में 20-21 साल की उम्र के अंदर ये यौनावस्था प्रारंभ होती है, 18 से 20 साल के। नर जनन तंत्र। मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है उसमें वर्षण, एक जोड़ी वर्षण होते हैं जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इन शुक्राणुओं को शुक्रवाही नलिकाओं द्वारा ले जाया जाता है मूत्र मार्ग तक।
वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं। उदर गुहा के नीचे वर्षण कोश में उपस्थित होते हैं। वर्षण कोश का तापमान सामान्यतः कम होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो नर युग्मक होते हैं, जो कहाँ बनते हैं? वर्षण में बनते हैं। वर्षण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। वर्षण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो नर युग्मक होते हैं शुक्राणु। टेस्टोस्टेरोन के कार्य। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन, यौनावस्था में जब परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाम वर्षण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। लड़कों में यौनारंभ अवस्था का परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी है। अब आता है शुक्रवाहिनी। जो वर्षण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन को या शुक्राणुओं को वर्षण से स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वर्षण में जो हार्मोन बनते हैं या वर्षण से जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणुओं को शीशन तक पहुंचाने का कार्य शुक्रवाहिनी करती है। मूत्रमार्ग, यह मूत्रमार्ग वीर्य और मूत्र दोनों को बाहर निकालने के कार्य करता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां। अब इसके लिए संबंधित ग्रंथियां होती हैं जो शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक लाने में सहायता करती है एवं माध्यम को तरल बनाने का कार्य करती है। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो सिर्फ नर में पाई जाती है। अपने स्त्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं और शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। शुक्राणु को गति करने के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है एवं ये जो तरल माध्यम होता है ये उनके स्थानांतरण में मतलब शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है, जिससे स्थानांतरित होते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्राणु तथा सहायक ग्रंथियां जो है, संबंधित ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर वीर्य का नियंत्रण करते हैं या निर्माण करते हैं। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वर्षण से शीशन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये शुक्राणु को वर्षण से शीशन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। मूत्रमार्ग या मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां जो शुक्राणु को तरल माध्यम प्रदान करती हैं, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है एवं शुक्राणु को गति करने के लिए सहायक होता है। उनके स्थानांतरण में सहायता करती हैं। शुक्रवाहिनियां इनके स्थानांतरण में सहायता करती है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्त्राव मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। नरजनन तंत्र का चित्र। अब नरजनन तंत्र में आपको कौन कौन सी बात दिखाई जा रही है? देखिए, पहला तो है मूत्राशय। सबसे पहले आता है वर्षण, 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी वर्षण होते हैं। अब इनसे निकलने वाली जो ये दिख रहे हैं ये होती है शुक्रवाहिनियां। इनको कहते हैं शुक्रवाहिनियां, जो इनसे स्त्रावित जो शुक्राणु हैं वो उनको ले जाने का कार्य करती हैं। कहाँ तक ले जाती हैं? मूत्र मार्ग तक, और मूत्र मार्ग के द्वारा इनको गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ये वर्षण पालिकाएं होती हैं। वर्षण के ऊपर अधिवर्ग ग्रंथियां पाई जाती हैं
प्रोस्टेट ग्रंथि जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। सॉरी, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है। अंडाशय, ये होता है मादा जनन तंत्र। अब हम बात किसकी करेंगे? मादा जनन तंत्र की। जैसे हमने नर जनन तंत्र की बात की है, उसी प्रकार से हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। मादा जनन तंत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण है अंडाशय, फिर उसमें एक जोड़ी अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय। अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, या अंडाणु का निर्माण, हम यूं कहें कि मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। जब लड़की का जन्म होता है शिशु अवस्था में, तो उसके अंडाशय में हजारों की संख्या में अंडाणु होते, अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। जैसे जैसे कन्या आयु बढ़ती जाती है, एक निश्चित उम्र के बाद ये अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। यौवनारंभ पर, यौवनावस्था जब आती है 12 से 14 साल की उम्र में, ये अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय द्वारा हर महीने एक या दो परिपक्व अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं, हर महीने उत्पन्न किए जाते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं। पुरुष में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो जनन में सहायक होते हैं। अंडाशय से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न होता है। हर महीने परिपक्व भंडार उत्पन्न किया जाता है। हर महीने एक या दो परिपक्व अंडाणु उत्पन्न किया जाता है। ये भंडार नहीं है, ये अंडाणु है। अंडाणु उत्पन्न किया जाता है। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिका शब्द से पता चल रहा है अंडाणुओं को ले जाने वाली। मतलब जब अंडाणु उत्पन्न होते हैं तो उन अंडाणुओं को अंडवाहिका के द्वारा या फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अंडाशय द्वार परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। ये कहाँ ले जाती हैं? अंडाणुओं को गर्भाशय में लेकर जाती हैं, जहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न परिपक्व अंड कोशिका को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में। अंड कोशिका में शुक्राणु कोशिका का या अंडाणु कोशिका का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है बच्चों, जिसमें शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। कब होता है? निषेचन के पश्चात। गर्भाशय गिरुआ द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय जो होता है वो गर्भाशय गिरुआ द्वारा योनि में खुलता है बच्चों। ये देखिए, ये आपको मादा जनन तंत्र का डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। इसमें गर्भाशय है, अंडाणु और अंडाणुओं को ले जाने के लिए ये यहाँ पर अंडवाहिनियाँ, ये यहाँ पर अंडवाहिनियाँ हैं। ये गर्भाशय है और इन अंडाणुओं को लाने के लिए जो ये अंडवाहिनी यहाँ पे दे रखी है, ये दोनों अंडवाहिनियाँ अंडाणुओं को गर्भाशय में लेकर आती हैं, और ये गर्भाशय गिरुआ है। ये गर्भाशय गिरुआ है जो योनि में खुलती है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब अंड कोशिका या अंडाणु, अंड कोशिका को आप अंडाणु भी कह सकते हैं, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज कहलाता है। पहले अंड युग्मक, नर युग्मक,
नर से जो नर से निकलने वाले शुक्राणु होते हैं वो नर युग्मक कहलाते हैं, और मादा से निकलने वाले अंडाणु जो होते हैं मादा युग्मक कहलाते हैं। लेकिन जब अंडाणु निषेचित हो जाता है शुक्राणु के द्वारा, उसका विभेदन कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं युग्मनज, जो गर्भाशय में रोपित होता है। जो कहाँ पर रोपित होता है? गर्भाशय में। और जब युग्मनज के अंदर विभेदन होता है तब वो जाके भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन होता है, वह विभेदन होता है, जिससे वह भ्रूण का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? वहां पर भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण एक शिशु की प्रारंभिक स्टेज होती है शिशु बनने का। प्लेसेंटा, यह तस्त्रीनुमा संरचना, गोल चपटी तस्त्रीनुमा संरचना होती है प्लेसेंटा, जो गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित होती है। जो गर्भाशय का दीवार होता है उस पर प्रत्यारोपित होती है। प्लेसेंटा जो होती है वो गर्भाशय की दीवारों पर प्रत्यारोपित होती है। और संरचना कैसी होती है इसकी? तस्त्रीनुमा, गोल और चपटी, जो गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ा होता है। जो गर्भनाल के द्वारा शिशु से जुड़ा होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा शिशु का पोषण होता रहता है। इसके द्वारा शिशु का पोषण होता रहता है। जब बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहता है तब ये गर्भनाल के जरिए ही शिशु से, गर्भनाल के जरिए ही बच्चे का पोषण होता रहता है। इसके निम्न कार्य हैं। किसके? प्लेसेंटा के निम्न कार्य हैं। प्लेसेंटा के निम्न कार्य क्या क्या हैं? माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। माँ जो खाती है उसके द्वारा ही बच्चे का भरण पोषण होता है। 9 महीने तक माँ के रक्त से क्या निकलती है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि के द्वारा बच्चे का भरण पोषण होता है। तभी कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको खाने पीने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा असर बच्चे पर होता है। अगर अभी इसी चैप्टर में आगे है स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, उसमें हम बात करेंगे इस चीज़ की। माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। दूसरा है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट, जो 9 महीने के दौरान बच्चे की जो भ्रूण होता है उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निपटान भी किसके द्वारा किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। अंड कोशिका की निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को, अंड कोशिका, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है और वो गर्भाशय में रोपित होता है, और उसका जो 9 महीने से लेकर और बच्चे का जो जन्म होता है 9 महीने तक का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम को क्या कहते हैं? गर्भकाल। उस टाइम को क्या कहते हैं? गर्भकाल। मानव के अंदर ये गर्भकाल कितने महीने का होता है? 9 महीने का। अलग अलग जंतुओं में ये अलग अलग होता है, लेकिन मानव में ये 9 महीने का होता है। गर्भकाल किसे कहते हैं बच्चों? आप कह दोगे कि जब अंडा निषेचित होता है वहां से लेकर और बच्चे के जन्म तक का जो टाइम होता है उसे गर्भकाल कहते हैं। अंड कोशिका के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि मानव में लगभग 9 महीने होती है। अगला प्रश्न आता है, जब अंड का निषेचन नहीं होता, जब अंड का निषेचन नहीं होता। बच्चों कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, मोस्टली कई बार होता है ऐसा कि अंड का निषेचन नहीं हो पाता। कई कपल्स ऐसे होते हैं, कई जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी दिनों तक मतलब उनको संतान प्राप्त नहीं होती या संतान नहीं होती। उसका मतलब यही है कि उसमें अंड का निषेचन नहीं हो पा रहा है। तो जब अंड का निषेचन नहीं हो पाता और ये हर महीने प्रक्रिया होती है, जब मादा से परिपक्व 1 या 2 परिपक्व अंडाणु उत्पन्न होते हैं निषेचन के लिए। हर महीने गर्भाशय निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। गर्भाशय जो होता है निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी होती है। मांसल होती है एवं स्पंजी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए अति आवश्यक है। यह भ्रूण के विकास के लिए अति आवश्यक है। निषेचन नहीं होने की स्थिति में इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती।
और जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, शरीर के अंदर जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब गर्भाशय भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। और उस स्थिति में, जो गर्भाशय स्थिति की जब भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, तब यह गर्भाशय भित्ति धीरे धीरे टूटकर रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम रजोचक्र कहते हैं। बाहर निकलती है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तब की बात है ये। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तब यह मांसल भित्ति, जो गर्भाशय भित्ति होती है, यह स्पंजी भित्ति होती है, यह धीरे धीरे टूटकर रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं, या ऋतुस्राव, जो रजोधर्म के नाम से जाना जाता है, या जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। यह हर समय, हर महीने होने वाली है। हर महीने में यह एक साइकिल होती है, जो हर महीने रिपीट होती है। लगभग 5 से 7 दिन की ये साइकिल होती है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम लड़की के अंदर ये रजोधर्म स्टार्ट होता है, तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। 40 से 50 साल की आयु के बाद, ये एक सीमा होती है, एक एज होती है। उस एज के बाद मादा में अंडाणु बनना बंद हो जाता है। और वो एज कितनी है? 40 से 50 वर्ष। किसी में 40, किसी में 45, 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाणु का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवर्ती कहते हैं। जब रजोधर्म बंद होता है, उसे रजोनिवर्ती कहते हैं। और जब रजोधर्म शुरू हुआ था, उसे रजोदर्शन कहते हैं। प्रारंभ रजोदर्शन कहलाता है। इसका प्रारंभ, रजोधर्म का प्रारंभ रजोदर्शन कहलाता है। जनन स्वास्थ्य, जनन क्रिया के दौरान, जब 9 महीने का जो टाइम होता है, उस दौरान जनन स्वास्थ्य का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उस दौरान जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य जनन से संबंध सभी आयाम, जैसे व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना, इन सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए इंसान। मादा का इन सभी प्रकार से स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि इन सब का प्रभाव बच्चे पर होता है। इसलिए इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि जनन के समय जैसे व्यवहारिक, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक रूप से अच्छी मानसिकता होनी चाहिए, शारीरिक अच्छा खान पान अपने का होना चाहिए, जिससे शारीरिक वृद्धि ठीक रहे, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। मानसिक रूप से स्वस्थ होना, और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं रखनी चाहिए, और टेंशन से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन हो या किसी प्रकार से अपने व्यवहार को खराब न करें, इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा असर होता है। रोगों का लैंगिक संचरण, रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है जब एक दूसरे से, जैसे जीवाणु जनित रोग, गोनेरिया, सिफिलिस, ये जीवाणु जनित रोग हैं, गोनेरिया एवं सिफिलिस। विषाणु जनित रोग, मस्सा, एड्स, ये मानव में होने वाले, पुरुष में होने वाले रोग हैं। एड्स, निरोध के उपाय से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। अगर हम निरोध या कंडोम का उपयोग करेंगे, तो इन रोगों से हमें बचने में काफी हद तक सहायता मिलेगी। गर्भरोधन के प्रकार, गर्भरोधन का मतलब होता है बच्चों कि गर्भ तक या अंडाणु तक या अंडाशय तक शुक्राणु का न पहुंचना, या शुक्राणु एवं अंडाणुओं का न मिलना ही गर्भरोधन कहलाता है। इसको किस प्रकार से रोका जाता है? एक तो यांत्रिक अवरोध होता है, शुक्राणुओं को अंडाणु तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण, निरोध, कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप। अगर इन संसाधन का उपयोग करता है मानव, तो
शुक्राणु को अंडाणु तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता। रासायनिक तकनीकी। मादा में अंडाणु न बनने के लिए दवाई खाई जाती है जो शरीर में हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देती है। रासायनिक तकनीकी, इसके द्वारा देखो दवाइयाँ खाई जाती हैं। इस तकनीक के द्वारा दवाइयाँ खाई जाती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं वो खाई जाती हैं, जिनका कुछ टाइमिंग होता है कि इतनी सीमा तक ये असर करती हैं, उसके पश्चात ये असर नहीं करती। इनका हानिकारक प्रभाव भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए जो शरीर में हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देती है, जो शरीर में हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देती है। इसलिए इन दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए। इनके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर ये दवाइयाँ लेंगे, रासायनिक तकनीकी हैं, तो इनके द्वारा शरीर के अंदर विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। कि एक आता है IUCD, ये एक तकनीकी है। इस तकनीक के द्वारा मादा की योनि में या गर्भाशय में की कॉपर टी या लूप को गर्भाशय में स्थापित कर जिससे गर्भ धारण को रोका जाता है। ये इनकी भी एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम के पश्चात ये कार्य नहीं करते और इनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। शल्य क्रिया या तकनीकी। शल्य क्रिया के द्वारा भी मादा युग्मक एवं नर युग्मक को मिलने से रोका जा सकता है, जिससे गर्भ धारण न हो। इस क्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों कि नसबंदी होती है इस क्रिया में, जैसे मादा की भी नसबंदी होती है और नर की भी नसबंदी होती है। नर की नसबंदी में शुक्र वाहिकाओं को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। इसी प्रकार से मादा में भी अंडवाहिनियों को, जो अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर आती हैं, उनको शल्य क्रिया के द्वारा या सर्जरी के द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे गर्भ धारण को रोका जा सकता है। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंडाणु के स्थानांतरण को रोकना, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंडाणु के स्थानांतरण को रोकना। ये नसबंदी है, मादा के अंदर नसबंदी है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है नसबंदी। इसी प्रकार से नसबंदी पुरुषों में शुक्र वाहिका को काटकर शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। इस शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना ही क्या कहलाता है? नसबंदी कहलाता है। मादा में अंडाणु के स्थानांतरण को रोकना ही मादा नसबंदी कहलाती है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो चीज लास्ट में एक संदेश है आपके, ये भ्रूण हत्या, जो एक बहुत ही बड़ा अपराध है या घनिष्ठ अपराध है। भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। और इसका शिकार, भ्रूण हत्या का शिकार बच्चों ज्यादातर लड़कियां होती हैं, और ये तब होता है जब शिक्षा का अभाव होता है, जब लोगों में जागरूकता नहीं होती इसके प्रति, तब महिलाएं भ्रूण हत्या का शिकार होती हैं। इसलिए भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध है और भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि लिंग परीक्षण करवाकर भ्रूण का पता लगाना
एवं फिर उसका भ्रूण करवाना या अबॉर्शन करवाना, भ्रूण को गिराना या अबॉर्शन करवाना, ये एक कानूनी अपराध है और इसके ऊपर सख्त कानून है गवर्नमेंट का, सरकार का। इसके ऊपर बहुत सारा नियंत्रण किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ सीमा तक अभी भी होता रहता है ये। संतुलित लिंग अनुपात एक समाज के लिए बहुत नेसेसरी है बच्चों। अगर संतुलित लिंग अनुपात नहीं रहा तो ये समाज के लिए एक दुविधा है। इसके अंदर लड़कियों की संख्या घटती जाएगी और लड़कों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़का और लड़की, मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि भ्रूण हत्या का शिकार महिलाएं होती हैं, जबकि लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र होते हैं उसमें महिला का कोई रोल नहीं होता कि होने वाला संतति लड़का होगा या लड़की। लिंग निर्धारण गुणसूत्र हमेशा XY होते हैं जो पुरुष में पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण गुणसूत्र XY होते हैं जो हमेशा पुरुष में पाए जाते हैं। लड़की में हमेशा XX या मादा में हमेशा XX गुणसूत्र पाया जाता है। और ये मादा, जब लड़के का X गुणसूत्र और लड़की का X गुणसूत्र मिलते हैं तब होता है लड़की, और जब लड़के का Y गुणसूत्र और लड़की का X गुणसूत्र मिलता है तो XY तब होती है लड़का। तो अब इसमें देखिए, लिंग निर्धारण गुणसूत्र हमेशा XY होता है जो नर में पाया जाता है। इसलिए महिलाओं को इसके लिए प्रताड़ित न करें कि लड़की लड़की होती है तो उसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है। हमें भ्रूण हत्या पर रोक लगानी चाहिए, इसको बिल्कुल पाबंद करना चाहिए और इसके प्रति सख्ताई से कदम होने चाहिए। सरकार ने इसके लिए बहुत सख्ताई कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार और बाकी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हर समाज के लिए जरूरी है कि एक संतुलित लिंग अनुपात होता है तो प्रत्येक देश के लिए जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को पर अंकुश लगाया जाए। इन घटनाओं पे बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। और पढ़ते पढ़ते लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।